नमस्कार मेरे अभिन्न मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, रिमोट सेंसिंग के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि सुदूर संवेदन उपग्रहों के प्रकार, यानी कौन कौन से प्रकार हैं उपग्रहों के। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है सुदूर संवेदन प्लेटफॉर्म यानी रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं आपसे। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्लेटफॉर्म का अर्थ क्या है। अंतरिक्ष में ऐसा स्थान या स्थिति जहां पर कैमरा या संवेदक लगा हुआ होता है तथा जो लक्ष्य या धरातल के किसी भाग की सूचनाओं को प्राप्त करता है। ठीक है, तो यह आपका एक ऐसा स्थान है अंतरिक्ष में जिस पर कैमरा लगा हो या संवेदक लगा हो सकता है, जो धरातल के किसी भाग की सूचनाओं को प्राप्त करता है। ठीक है, सुदूर संवेदन में प्रयोग किए जाने वाले सभी गुब्बारे, हेलीकॉप्टर, वायुयानों, अंतरिक्ष शटल, रॉकेट तथा अंतरिक्ष यानों को सुदूर संवेदन का प्लेटफॉर्म कहा जाता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको जो बताई गई हैं, ये सभी आपकी पृथ्वी से ऊपर यानी अंतरिक्ष में स्थापित की जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये पृथ्वी है आपकी, और इधर आपका गुब्बारा हो सकता है हेलीकॉप्टर या वायुयान, अंतरिक्ष शटल, रॉकेट, अंतरिक्ष यान, यानी इधर आपका कोई भी ऐसा स्थान हो सकता है जिसमें कैमरे और संवेदक लगे होते हैं जो कि धरातल के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। वो आपके क्या कहलाते हैं? प्लेटफॉर्म्स कहलाते हैं। इनका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर, किसके आधार पर? उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। सुदूर संवेदन के प्रोग्राम के उद्देश्य संवेदक के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सेंसर्स, प्रचालन ऊंचाई यानी ऑपरेटिंग हाइट्स, पेलोड, प्रचालन पराश यानी ऑपरेटिंग रेंज, समय यानी टाइम, लागत यानी कॉस्ट इत्यादि को ध्यान में रखकर किसी भी प्लेटफॉर्म का चयन किया जा सकता है। यानी कि प्लेटफॉर्म का चयन करने के लिए हमें इन सब चीज़ों को देखना होता है और उसी के आधार पर उसका चुनाव होता है। अब देख लेते हैं प्लेटफॉर्म के प्रकार क्या होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स। तो पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई के आधार पर सुदूर संवेदन प्लेटफॉर्म को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। किसके आधार पर? पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई के आधार पर 3 वर्ग में। वो 3 वर्ग कौन है? भू आधारित प्लेटफॉर्म यानी ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म, वायुमंडलीय आधारित प्लेटफॉर्म यानी एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म, और अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म यानी कि स्पेस बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो ये ऊंचाई के आधार पे 3 प्लेटफॉर्म होते हैं आपके। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं। तो सुदूर संवेदन के प्लेटफॉर्म एक तो भू आधारित, वायुमंडल आधारित और अंतरिक्ष आधारित। तो भू आधारित में कौन कौन आते हैं? धरातल हो सकता है, वर्जेन, मीनार, कैमरा स्टैंड और अन्य भी हो सकते हैं। जबकि वायुमंडल आधारित में हल्के वायुयान, भारी वायुयान, हेलीकॉप्टर और गुब्बारे। और गुब्बारे भी 3 प्रकार के होते हैं: स्वतंत्र गुब्बारे, डोरी से बंधे हुए गुब्बारे और शक्ति चालित गुब्बारे। इसी प्रकार अंतरिक्ष आधारित आपके हो सकते हैं अंतरिक्ष यान। अंतरिक्ष यान आपके 2 प्रकार के हो सकते हैं, मानव युक्त भी हो सकता है और मानव रहित भी हो सकता है। इसके अलावा रॉकेट और कृत्रिम उपग्रह। तो ये इतने प्रकार के होते हैं आपके सुदूर संवेदन के प्लेटफॉर्म। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि प्लेटफॉर्म वह स्थान या स्थिति है जिस पर कोई कैमरा या सेंसर लगाया जाता है जो धरातल से जानकारी एकत्रित करता है। आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम भू आधारित प्लेटफॉर्म यानी ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म की। तो सुदूर संवेदन प्रणाली में धरातल पर आधारित प्लेटफॉर्म का उपयोग मुख्यतः धरातलीय संसाधनों के अध्ययन के लिए किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है
किसके अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो धरातलीय संसाधनों के अध्ययन के लिए। इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाकर पूर्व एकत्रित सूचनाओं का सत्यापन कर नई सूचनाओं को सम्मिलित करने के पश्चात किसी परिणाम या निष्कर्ष पर पहुंचता है। यानी इसमें जिसको डाटा चाहिए वो स्वयं जाता है घटना स्थल पर, ठीक है, और जो पहले से सूचनाएं एकत्रित की गई हैं और नई सूचनाएं एकत्रित की गई हैं उन सबको मिलाकर के ही वह परिणाम या निष्कर्ष तक पहुंचता है। भूधरातल की वास्तविक सत्यता का अवलोकन एवं मापन कई प्रकार से किया जा सकता है। इसका उपयोग तब और भी अधिक हो जाता है जब कई प्रकार की क्रियाएं वायुमंडल के 4 या 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक घटित होती हैं, ठीक है। यानी मान लीजिए पृथ्वी है आपका और 4-5 किलोमीटर की ऊंचाई तक जब घटनाएं घटित होती हैं तब भूधरातल प्लेटफॉर्म का उपयोग अधिक उपयोगी होता है। इसके अंतर्गत उपयोग किए जाने वाले कुछ यंत्र हैं जैसे रडार, डॉपलर, लीडर, लघु तरंग रेडियोमीटर, डॉप्सन, स्पेक्ट्रोमीटर इत्यादि कई स्थल आधारित सुदूर संवेदन के यंत्र होते हैं, ठीक है। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि रडार का इस्तेमाल किसके मापन के लिए किया जाता है, स्पेक्ट्रोमीटर से क्या मापते हैं, डॉप्सन किसकी इकाई है, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके साथ साथ डॉपलर किसकी इकाई है ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये सभी यंत्रों का उपयोग मौसम और जलवायु विज्ञान की सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है वायुमंडल आधारित प्लेटफॉर्म यानी एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म्स। तो वायुमंडल आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग मुख्यतः वायु फोटो चित्रों को खींचने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य फोटो विश्लेषण यानी फोटो इंटरप्रिटेशन तथा फोटोग्रामेट्रिक अध्ययन करना होता है। इनको प्राप्त करने के लिए वायुयानों पर क्रमवीक्षक यानी स्कैनर लगे होते हैं, ठीक है, स्कैन करते हुए जो चलते हैं जिस स्थान से ये गुजरते हैं। वायुमंडल आधारित प्लेटफॉर्म को पुनः 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। एक तो गुब्बारा आधारित प्लेटफॉर्म हो सकता है और दूसरा वायुयान निर्मित प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो जो गुब्बारा आधारित प्लेटफॉर्म है सुदूर संवेदन उद्देश्य की पूर्ति के लिए गुब्बारे की उपयोगिता सन 1900 के बाद प्रारंभ हुई थी। सर्वप्रथम पृथ्वी के धरातल के अध्ययन के लिए गुब्बारे विकसित किए गए थे। प्रारंभ में गुब्बारों का उपयोग विभिन्न ऊंचाइयों पर संवेदक यानी सेंसर की उपयोगिता प्रमाणित करने के लिए किया गया था। मौसम विज्ञान में गुब्बारों का उपयोग हवा की गति नापने के लिए किया गया। भिन्न भिन्न आकार व आकृति के आधार पर, किनके आधार पर? आकार और आकृति के आधार पर गुब्बारा आधारित प्लेटफॉर्म को 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से हैं? स्वतंत्र गुब्बारे यानी फ्री बैलून्स, बंधन सूत्र गुब्बारे यानी टीथर्ड बैलून्स और शक्ति युक्त गुब्बारे यानी पावर्ड बैलून्स, ठीक है। इसके बाद है वायु आधारित यानी एक तो जो वायुमंडल आधारित प्लेटफॉर्म उनको 2 वर्गों में रखा गया था, गुब्बारा आधारित और वायुयान आधारित। तो अब है वायुयान आधारित प्लेटफॉर्म। तो विस्तृत धरातलीय दृश्य को देखने के लिए वायुयानों का उपयोग किया जाता है, यानी धरातल के विस्तृत क्षेत्र को देखने के लिए। अधिकतर वायुयान 8 किलोमीटर से नीचे लेकिन धरातल से 500 मीटर की ऊंचाई से उड़ते हैं। प्रायः ये 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ते हैं। सामान्यतः वायुयान का उपयोग सुदूर संवेदन के रूप में वायु फोटो चित्रों तथा क्रमवीक्षक यानी स्कैनर
बिंबों यानी इमेजों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वायुयान अत्यधिक स्थिर, कंपन रहित तथा समान गति क्षमता रखने वाला होता है। ठीक है, तो ये विशेषताएं होती हैं वायुयान की, ये अधिकतर स्थिर होता है, कंपन नहीं होता है इसमें, तथा समान गति होती है यानी एक ही स्पीड पर चलता है। तो इसके लिए इसका उपयोग अधिक किया जाता है। भारत में सुदूर संवेदन के उपयोग में लाए जाने वाले वायुयानों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। जैसे भारत में कुछ रिमोट सेंसिंग में प्रयोग किए जाने वाले वायुयान हैं। तो इस सूची में एक तरफ वायुयान का नाम, दूसरी तरफ ऊंचाई और तीसरी तरफ न्यूनतम उड़ान गति को दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में। जैसे पहला नाम है वायुयान का डकोटा। इसकी ऊंचाई 18,000 से लेकर 20,000 मीटर तक रहती है और इसकी गति 240 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा है एवरो, 25,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है और गति 600 किलोमीटर प्रति घंटा। सेसना, ये 29,000 मीटर इसकी ऊंचाई है, 350 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है। कैनबरा, 45,000 मीटर की ऊंचाई है, 360 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है। U2, 21,300 मीटर ऊंचाई और 798 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार। इसी प्रकार रॉकवेल, इसकी ऊंचाई है 1,08,000 मीटर और गति है 6620 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी सबसे ज़्यादा रफ्तार वाला रॉकवेल ही है। आगे देखते हैं परंपरागत वायुयानों, यानी जो पुराने समय के वायुयान थे। ठीक है, तो परंपरागत वायुयानों के अतिरिक्त हेलीकॉप्टर्स, आज तो ड्रोन्स का भी इस्तेमाल होता है, डायरीजिबल तथा सेल प्लेन का उपयोग भी सुदूर संवेदन के लिए किया जाता है। टेलीविज़न तथा फोटोग्राफी यानी कम ऊंचाई से में इनका विशेष प्रयोग होता है, यानी टेलीविज़न और फोटोग्राफी में वायुयानों का अधिक उपयोग होता है। अब कुछ वायु आधारित सुदूर संवेदन प्रणाली के कुछ यंत्र भी हैं जो इस काम में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो भारत में वायुयान आधारित सुदूर संवेदन प्रणाली के निम्न यंत्र हैं जिनको सर्वहित संबंधी उपयोगों में लाया जाता है। वो कौन कौन से हैं? पहला तो आपका है समुद्रीय रंगीन रेडियोमीटर यानी ओशन कलर रेडियोमीटर, मॉडल बहुस्पेक्ट्रल क्रमवीक्षक यानी क्रमवीक्षक। इसके अलावा है इसरो यानी AMSS, यहाँ पे दोस्तों आई होगा, MISS, इसरो MISS और कैमरा। ये वायु आधारित कुछ प्लेटफॉर्म हैं, यंत्र हैं जिनका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कैमरे की। कैमरे का उपयोग आपको पता है फ़ोटो खींचने के काम में आता है। तो जो लघु यानी छोटे आकार के फोटोग्राफी के लिए विभिन्न प्रकार के वायु कैमरे प्रयोग में लाए जाते हैं। विभिन्न ऊंचाइयों से प्राप्त वायव्य चित्र, वायव्य का मतलब जो वायु में उड़ते हुए खींचे जाते हैं, वायव्य चित्र होते हैं। वायव्य चित्रों को स्टीरियो मॉडल पर देखा जा सकता है। वायु फोटोग्राफी के लिए निम्न प्रकार के कैमरों का उपयोग किया जाता है। कौन कौन से कैमरे उपयोग में लाए जाते हैं वायु फोटोग्राफी के लिए? हैसेलब्लैड 70 मिलीमीटर फिल्म, और इसका जो कलर जो लेता है ये, यानी जो फ़ोटो लेता है उसका कलर होता है या तो सफ़ेद होता है या तो रंगीन होता है। निकॉन कैमरा इत्यादि 35 मिलीमीटर फिल्म होती है इसकी। मैट्रिक कैमरा 9 इंच फिल्म होती है इसकी, ये भी श्वेत यानी सफ़ेद, रंगीन और अवरक्त इत्यादि कलर की फ़ोटो लेता है। इसके बाद करते हैं हवाई सर्वेक्षण की, यानी एरियल सर्वे मिशन। यहाँ पर मिशन से अभिप्राय हवाई सर्वेक्षण कार्य को संपन्न कराने से है।
आधुनिक वायु जन्मित संवेदक प्रणाली में उच्च भेदन के जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, रिसीवर लगे होते हैं तथा कुछ पर IMU यानी इंटरटिडल मेजरमेंट यूनिट्स। जीपीएस का उपयोग नौकायान एवं संवेदक की स्थिति निर्धारण के लिए किया जाता है। इस कार्य के लिए वायुयान 30 किलोमीटर के दायरे में जीपीएस स्टेशन के संदर्भ की आवश्यकता होती है। IMU यानी इंटरटियल मेजरिंग यूनिट के दो प्रमुख लाभ हैं। कौन कौन से लाभ हैं? IMU द्वारा दी गई गणना का उपयोग जीपीएस द्वारा लिए गए निर्देशांकों में सुधार के लिए किया जा सकता है। यानी जीपीएस से जो भी निर्देशांक लिए जाते हैं उनको सुधारा जाता है IMU से। IMU संवेदक का कोण नापने में सहायक है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब वायु आधारित प्लेटफॉर्म के लाभ क्या हैं? यानी एडवांटेज ऑफ एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म के लाभ क्या हैं? तो उच्च विभेदन यानी हाई रेजोल्यूशन। वायुयान आधारित सर्वेक्षणों में प्राप्त विभेदन यानी रेजोल्यूशन उपग्रहों से प्राप्त विभेदन की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, यानी उपग्रह से जो हमें रेजोल्यूशन यानी विभेदन प्राप्त होता है वह कम है वायुयान के द्वारा प्राप्त किए गए विभेदन से। विभिन्न मापनियों के बिंब यानी इमेज ऑफ डिफरेंट स्केल, ऊंचाई के अनुसार अलग अलग मापनियों पर आधारित वायु फोटोचित्रों को प्राप्त किया जा सकता है। विभेदन यानी रेजोल्यूशन की क्षमता के आधार पर इनका अलग अलग उपयोग भी किया जा सकता है, तो ये भी एक लाभ है। सूक्ष्म सर्वेक्षण यानी माइक्रो सर्वे, उच्च विभेदन यानी कि रेजोल्यूशन तथा वृहद मापनी यानी लार्ज स्केल पर बने वायु फोटोचित्रों का सूक्ष्म तथा सामरिक सर्वेक्षणों में उपयोग किया जाता है। स्टीरियो मॉडल में देखने से इनकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। समस्या मूलक अध्ययनों, सूक्ष्म सर्वेक्षणों तथा क्षेत्रीय योजनाओं के लिए वृहद मापनी पर बने फोटोग्राफ का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पुनरावृत्त उड़ानें यानी रिपीटेटिव फ्लाइट्स, पुनरावृत्ति उड़ानों के द्वारा दृश्य क्षेत्र के अल्पकालीन परिवर्तनों को समझने की सुविधा होती है। यानी कि वायुयान का लगातार जब हम उड़ान भरते हैं और लगातार किसी एक ही स्थान पर बार बार वायुयान आते हैं और उसे फ़ोटो लेते हैं उस क्षेत्र की, तो अल्पकालीन परिवर्तनों के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दूर दराज क्षेत्रों का सर्वेक्षण यानी रिमोट एयरक्राफ्ट सर्वे, तो दूर दराज के दुर्गम पर्वतीय वन मरुस्थलीय क्षेत्रों के सर्वेक्षण की सरलता पुनरावृत्तिक उड़ानों के द्वारा ही संपन्न की जाती है। ठीक है, इसके बाद है अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म यानी स्पेस बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म वायुमंडल के प्रभाव से अछूते रहते हैं। ठीक है, आपने एक वायुमंडल के बारे में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि पृथ्वी अगर ये है तो पृथ्वी से ऊपर जाने पर लगभग 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल है। ठीक है, और इसके बाद ही आपका अंतरिक्ष स्टार्ट होता है। तो अगर अंतरिक्ष में कोई प्लेटफॉर्म लगाया जाएगा तो वायुमंडल में कोई भी घटना घटित होगी उसके प्रभाव से ये अछूते रहते हैं। इस प्रकार के प्लेटफॉर्म पृथ्वी के चारों ओर ध्रुवीय कक्ष में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं।
तथा एक निश्चित अंतराल पर संपूर्ण पृथ्वी या पृथ्वी के किसी भाग को तय करते हैं। अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म के कारण ही हम असाधारण मात्रा में सुदूर संवेदन आंकड़े प्राप्त कर पाते हैं। यानी सबसे ज़्यादा जो आंकड़े सुदूर संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग में प्राप्त होते हैं वो अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म के द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद है उपग्रह मिशन यानी सैटेलाइट मिशन। तो उपग्रह के संवेदक यानी जो सेंसर्स होते हैं सैटेलाइट के, तो संवेदक द्वारा नियमित रूप से रिकॉर्ड करने की क्षमता का निर्धारण गहन रूप में किया जाता है। यह उपग्रह परिक्रमा पथ यानी ऑर्बिट के प्राचलों यानी कि पैरामीटर्स की विशेषताओं पर निर्भर करता है। इसके बाद है परिक्रमा पथ क्या होता है यानी ऑर्बिट। तो जिस पथ से होकर उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता है उसे परिक्रमा पथ कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए ये एक रास्ता है, ठीक है, और इसी के बीच सैटेलाइट बार बार जाता है और चक्कर लगाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए कि एक रास्ता है और जो वायुयान है आपका इसी के बीच में यानी इसी रास्ते पर चक्कर लगाता है, तो आपका परिक्रमा पथ है। यह गोल या गोलाकार होता है। अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग प्रकार के परिक्रमा पथ भी अपनाए जाते हैं। उद्देश्यों के आधार पर परिक्रमा पथ की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। कक्षीय पथ की ऊंचाई यानी ऑर्बिटल एटीट्यूड्स। यहाँ पे दोस्तों एटीट्यूड नहीं होगा, एल्टीट्यूड्स होगा, एल्टीट्यूड्स। पृथ्वी के धरातल से उपग्रह के मध्य की दूरी को परिक्रमा पथ की ऊंचाई कहते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी है आपकी और यहाँ पर एक उपग्रह लगा हुआ है, तो इनके मध्य की जो दूरी है उसे हम परिक्रमा पथ की ऊंचाई कहते हैं। पथ की ऊंचाई धरातल के दृश्य विस्तार यानी कवरेज एवं विभेदन यानी रेजोल्यूशन को प्रभावित करती है। ठीक है, दृश्य विस्तार का मतलब है कि एक वायुयान के में जो कैमरा लगा हुआ है वो कितने क्षेत्र का फ़ोटो लेगा। ठीक है, तो इस बात को प्रभावित करती है ऊंचाई। यदि उपग्रह पथ की ऊंचाई अधिक होगी तो धरातलीय विस्तार अधिक होगा लेकिन धरातलीय विभेदन कम होगा। ठीक है, इसके विपरीत यदि ऊंचाई कम होगी तो धरातलीय विस्तार भी कम होगा लेकिन विभेदन अधिक होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए पृथ्वी है आपकी, ये एक वायुयान यहाँ पे लगा दिया जाए तो वो केवल इतने भाग का फ़ोटो लेगा और एक वायुयान यहाँ पर है वो इतने भाग का लेगा, यानी कि क्षेत्र उसका बड़ा हो जाएगा। क्षेत्र तो बड़ा हो जाएगा लेकिन विभेदन कम हो जाएगा, और अगर क्षेत्र कम हो जाएगा तो विभेदन आपका अधिक हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है कक्षीय पथ का झुकाव कोण यानी ऑर्बिटल इंक्लिनेशन एंगल, यानी कक्षीय तल तथा भूमध्य रेखीय तल के मध्य के कोण को कक्षीय पथ का झुकाव कोण कहते हैं। झुकाव कोण किसी अक्षांश रेखा पर संवेदक द्वारा देखे गए धरातलीय विस्तार को निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए यदि उपग्रह पथ का झुकाव कोण 60 डिग्री है तो यह पृथ्वी के धरातल पर 60 उत्तर और 60 दक्षिण के मध्य ही परिक्रमा करेगा। ठीक है, यदि कक्षीय पथ का कोण 60 डिग्री से कम है तब यह धरातल के कम भाग को कवर करेगा। ध्रुवीय क्षेत्रों का अवलोकन इसके द्वारा नहीं हो सकेगा। इसके बाद है कक्षीय काल यानी कि ऑर्बिटल पीरियड। कक्षीय काल से अभिप्राय यह है कि कोई उपग्रह पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है। ये आपकी कक्षीय चाल है कि एक जो उपग्रह है वो पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। उदाहरण के लिए यदि कोई ध्रुवीय कक्षीय उपग्रह 806 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है
जिसका कक्षीय भ्रमण काल 101 मिनट होगा। ठीक है, यानी 101 मिनट में 806 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो एक सैटेलाइट स्थापित किया गया है वह पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेगा। इसके बाद है पुनरावर्तिक चक्र यानी रिपीट साइकिल। पुनरावर्तिक चक्र यानी कि रिपीट साइकिल। पुनरावर्तिक चक्र दो क्रमिक काल के मध्य का समय है। पुनरावलोकन काल से अभिप्राय यह है कि एक ही स्थान की अलग अलग 2 दिनों में ली गई इमेज, यानी एक स्थान है और उसकी 2 दिनों में जो इमेज ली गई हैं, यानी एक टाइम पर अलग ली गई, दूसरे टाइम पर अलग ली गई। इसका निर्धारण उपग्रह संवेदक की पॉइंटिंग कैपेबिलिटी पर निर्भर करता है। पॉइंटिंग क्षमता यह दर्शाता है कि कोई भी उपग्रह केवल नीचे के अलावा दाएं बाएं, ऊपर नीचे कितना घूम सकता है। आधुनिक उपग्रहों में इस प्रकार की क्षमताएं विकसित की गई हैं। यदि इस प्रकार की क्षमता उपग्रह संवेदक में हो तो पुनरावर्तिक काल कम ज़्यादा किया जा सकता है। इसके बाद है कुछ कृत्रिम उपग्रह होते हैं जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म के कृत्रिम उपग्रह सुदूर संवेदन का प्रमुख प्लेटफॉर्म है जो वायुमंडल की दशाओं एवं भू संसाधनों का ग्लोबीय स्तर पर लगातार प्रेक्षण एवं प्रबोधन यानी कि मॉनिटर करता है। पृथ्वी के गुरुत्व बल से बचने के लिए इन्हें 600 किलोमीटर की ऊंचाई से यानी कि 600 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर अलग अलग कक्षों में निर्धारित यानी स्थापित किया जाता है। किसी उपग्रह की ऊंचाई, वेग व परिक्रमण काल में परस्पर गहरा संबंध होता है तथा इन्हें उपग्रह छोड़ने से पूर्व निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक उपग्रह का एक ग्रह पथ होता है यानी परिक्रमण पथ होता है जिसमें वह गति करता है। इसकी कक्षा यानी ऑर्बिट पूर्व में ही निर्धारित की जाती है। सुदूर संवेदन मिशन में ग्रह पथ यानी परिक्रमण पथ के आधार पर उपग्रह के निम्नलिखित कक्षीय प्रकार प्रमुख हैं। एक तो है ध्रुवीय कक्षीय उपग्रह, यानी कि एक जो पृथ्वी है आपकी और ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो जो सैटेलाइट स्थापित किए जाएंगे वो ध्रुवों के ऊपर से ही चक्कर लगाएंगे पृथ्वी का। इसके बाद है सूर्य तुल्यकालिक कक्षीय उपग्रह। ठीक है दोस्तों, जो ऊपर अभी ध्रुवीय कक्षीय उपग्रह बताया गया है उसमें जो उपग्रह था वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जस्ट ऊपर से चक्कर लगाएगा पृथ्वी का। लेकिन जो सूर्य तुल्यकालिक कक्षीय उपग्रह है इसमें क्या होता है कि अगर ये पृथ्वी है, एक ध्रुव आपका यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तो ध्रुवों से हट कर के उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। यानी कि मान लीजिए इस प्रकार ये पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, यानी ध्रुवों को छोड़ करके। इसके बाद है भूस्थैतिक उपग्रह, भूस्थैतिक कक्षीय उपग्रह। और जो इस प्रकार के उपग्रह हैं दोस्तों वो भूमध्य रेखा के ऊपर स्थापित किए जाते हैं और 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास स्थापित किए जाते हैं और पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व दिशा में एक चक्कर लगाते हैं। यानी इस प्रकार चक्कर लगाते रहते हैं भूमध्य रेखा के ऊपर ही। इस चित्र में और भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, जो ब्लू कलर से दिखाया गया है दोस्तों ये ध्रुव के ऊपर से पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले उपग्रह हैं। ठीक है, और जो पोलर ऑर्बिट है ये आपका जो पर्पल कलर से दिखाया गया है ये दोनों ध्रुवों के ऊपर से चक्कर लगाने वाले उपग्रह हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो आपको ये कलर से दिखाई दे रहा है ये आपके सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह कक्षीय उपग्रह हैं जो ध्रुवों से हट करके स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की कि सुदूर संवेदन प्लेटफॉर्म का अर्थ क्या है,
और इसको कौन कौन किन के आधार पर एक प्लेटफॉर्म का चयन किया जाता है। प्लेटफॉर्म के प्रकार आपको बताया, जिसमें 3 प्रकार हैं: भू आधारित प्लेटफॉर्म, वायुमंडल आधारित प्लेटफॉर्म और अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म। इसके बारे में हमने एक एक करके चर्चा की इनके बारे में, ठीक है। इसके बाद हमने आपसे बात की कि भारत में कौन कौन से वायुयानों के प्रकार हैं और कितनी ऊंचाई पर स्थापित होते हैं और उनकी न्यूनतम उड़ान गति क्या है। इसके बाद वायु आधारित सुदूर संवेदन प्रणाली के यंत्र भी बताए आपको। कैमरे के बारे में बात की, हवाई सर्वेक्षण के बारे में बात की, IMU के 2 प्रमुख लाभ क्या हैं इसके बारे में बात की, वायु आधारित प्लेटफॉर्म के लाभ क्या हैं इनके बारे में देखा। इसके बाद अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्मों को देखा हमने, उपग्रह मिशन का देखा, परिक्रमण पथ क्या होता है, परिक्रमण पथ की विशेषताएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में चर्चा की, कक्षीय काल क्या होता है, पुनरावृत्तिक चक्र क्या है इसके बारे में देखा, और कृत्रिम उपग्रहों के बारे में देखा, जो कि कक्षीय प्रकार 3 प्रकार के होते हैं: ध्रुवीय कक्षीय उपग्रह, सूर्य तुल्यकालिक कक्षीय उपग्रह और भूस्थैतिक कक्षीय उपग्रह। इन तीनों के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जा कर के आप देख सकते हैं, आपको और अधिक समझ में आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।